हेलो, वेलकम टू द कोर आईएएस। कोर आईएएस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। ऑलरेडी हमने 2011 से लेके 2022 तक जितने भी पीवाईक्यूज प्रीलिम्स में पूछे गए थे उसके बारे में हिस्ट्री का डिस्कशन किया था और उसमें हमने आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया इन तीनों को अलग अलग तरीके से देखा था। बट अभी जो मॉडर्न इंडिया है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है यूपीएससी में, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और खास करके हमारा फोकस क्या रहेगा डिस्कशन का कि जहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है या पढ़ने के बावजूद पूरी तरीके से एग्जाम में हमें क्वेश्चन को समझ में आने के लिए या समझने में दिक्कत आ रही है, तो उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, उस क्वेश्चन का आंसर हमें इंटेलेक्चुअल लॉजिक लगा के, लॉजिकल गेस के थ्रू कैसे लाना है, ये फोकस है। इसमें भी एक चीज़ ध्यान में ये भी रखनी है कि यूपीएससी ने पिछले 2 साल से जो पैटर्न चेंज करना शुरू किया है उसमें लगभग एलिमिनेशन को यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया है। तो फिर अब एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि फिर ये जो डिस्कशन हम करेंगे उसमें फिर कितना उस लॉजिकल गेस का रोल रहेगा, या इंटेलेक्चुअल जो लॉजिक हम बात करते हैं या जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका रोल कितना रहेगा, ये क्वेश्चन आएगा। बट पॉइंट ये है कि ये जो डिस्कशन है इसमें भी हम मॉडर्न के 2011 से लेकर 2023 तक सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसकी वजह से अब तक जितने पीवाईक्यूज पूछे गए हैं जहां यूपीएससी ने पैटर्न चेंज नहीं किया था उसमें जो भी क्वेश्चंस है उसी हिसाब से हमें आइडिया लगेगा कि हमें किस हिसाब से उस क्वेश्चंस को टैकल करना है। और एक बार वो टैकल करने की आइडिया आएगी और खास करके यहाँ पे फोकस ये रहेगा क्वेश्चन को टैकल करते करते हमारा जो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है उसके बीच का जो इंटरकनेक्शन है, उसके बीच का जो इंटर रिलेशन है, उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। एक बार वो चीज़ क्लियर हो गई कि क्वेश्चंस के जो डिफरेंट ऑप्शंस है उसमें इंटरकनेक्शन क्या है, इंटर रिलेशन क्या है, साथ ही साथ उस ऑप्शंस के बीच कोई कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं, अगर वो भी चीज़ें क्लियर होती है तो अपने आप आपका 360 डिग्री व्यू आपका क्लियर हो जाएगा। आपका 360 डिग्री व्यू, होलिस्टिक व्यू जिसको वो कहते हैं, वो डेवलप भी हो जाएगा। एंड वंस दैट इज डन देन ऑब्वियसली डिस्पाइट द चेंजेस इन द पैटर्न यू विल बी एबल टू मास्टर द मॉडर्न इंडिया। फिर एक बार वो 360 डिग्री व्यू या होलिस्टिक व्यू आ गया तो आप मॉडर्न इंडिया को मास्टर कर सकते हो, भले ही यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया हो। अभी ये क्वेश्चन डिस्कस करते करते मैं बीच में आपको ये भी बताऊंगा जो करंट पैटर्न यूपीएससी जा रही है उसमें वो डायरेक्टली पूछती है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है या इनमें से कौन से पेयर्स सही है, उसको भी इन क्वेश्चंस के थ्रू हम कैसे टैकल करते हैं वो भी देखेंगे। भले ही ये पीवाईक्यूज है जिसमें यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, पैटर्न थोड़ा अलग था, लेकिन इसी क्वेश्चंस को बेसिकली अगर पूछा गया सपोज करंट पैटर्न में तो डायरेक्टली ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल जो गेस है, लॉजिकल गेस है, जो हमारा क्रिटिकल एनालिसिस है, ये जो मल्टी डायमेंशनल व्यू रहेगा, 360 डिग्री व्यू रहेगा, वो आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में पिछले 2 साल में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या जो पूछने का तरीका है, इन दैट हाउ यू कैन गेट द बेनिफिट, दैट ऑल्सो विल गेट क्लियर। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आपका अभी एक एडवांटेज हो रहा है एक्चुअली कि पीवाईक्यूज के बेसिस पे पीवाईक्यू भी सॉल्व हो ही जाएंगे जो ओरिजिनल पैटर्न था या ओल्ड पैटर्न था, और अभी जो नया पैटर्न यूपीएससी पिछले 2 साल से ला रही है उसमें आप पीवाईक्यूज कैसे आप ढाल सकते हो, उसके हिसाब से आप पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये भी क्लियर हो जाएगा। एंड देन विथ हैविंग दैट नॉलेज टुगेदर यू कैन इजीली गो ऑन टू हैव योर रिवीजन एंड प्रिपरेशन। फिर आपका अपना जो रिवीजन और बाकी जो प्रिपरेशन है खास करके हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में उसको रीडिफाइन कर सकते हो कि आपको पढ़ने का तरीका आपको कैसा रखना चाहिए, ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ ओवरव्यू, ये एक ओवरव्यू था इस डिस्कशन का। So now we can start a discussion and we have the very first question that belongs to the 2011. 2011 में जब पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था तो एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड क्वेश्चन क्या पूछते देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 128 हियर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अस, द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज लिटिगेशन वाज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। नाउ इन एग्जाम प्रेशर, एग्जाम के प्रेशर में ये एक बहुत लंबा स्टेटमेंट लगेगा, नॉर्मली आल्सो जनरली आल्सो दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी लाइक अ लॉन्ग वन, बट ये स्टेटमेंट जो है एग्जाम प्रेशर में और लंबा लगेगा। स्टिल वी हैव टू कीप अवर काम। कई बार प्रेशर हैंडल करना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ यहाँ पे टेस्ट की जाती है।
ताकि आपका जो नॉलेज है उसको आप अप्लाई कब करोगे, जब आप खुद को काम एंड एकदमली कंपोजिट मैनर में मेंटेन करोगे। अगर देयर इज एंग्जाइटी, इफ देयर इज एंग्जाइटी देन देयर विल बी प्रॉब्लम। एंग्जाइटी ज़्यादा हो गई या प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए तो इस स्टेटमेंट को आप सही से पढ़ नहीं पाओगे और इस स्टेटमेंट के बीच में एग्जैक्टली लिंक क्या है वो समझ नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉर्नवालिस ने जो एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लाई थी उसके बाद जो कोर्ट केसेस है, लिटिगेशन, कीवर्ड इज लिटिगेशन, देयर वाज अ इंक्रीज टेंडेंसी फॉर लिटिगेशन, लिटिगेशन में बढ़ावा देखा गया था। अभी यहाँ पे ये क्लियरली बोला नहीं गया है कौन सी लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। उन्होंने गवर्नर जनरल का नाम दिया है या एक पर्सनैलिटी का नाम दिया है, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाउ इट यू हैव टू गेस इट, आपको ये ध्यान में लेना है कि वो परमानेंट सेटलमेंट होनी चाहिए। तो यूपीएससी कई बार ऐसा भी पूछती है आपको, इट शुड हैव गिवन द परमानेंट सेटलमेंट डायरेक्टली। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ये डायरेक्ट वर्ड यूज करना चाहिए था, बट थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया उन्होंने कि कॉर्नवालिस ने जो एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लाई उसके बाद लिटिगेशन या कोर्ट केस में आपका ज्यादा बढ़ावा हुआ है। अगर हुआ है तो हमें ध्यान में लेना है दैट कॉर्नवालिस किस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के फादर है, द फादर ऑफ व्हाट और विच पर्टिकुलर लैंड रेवेन्यू सिस्टम as the Cornwallis is known. So that is the permanent settlement which he had brought in 1793. 1793 में उन्होंने लाई थी। And then the question is asking the reason कि अगर कोर्ट केस बढ़ गए थे तो उसका रीजन क्या था, ये हमें ध्यान में लेना है। Now we will analyze the options one by one. ये पहले वाले पैटर्न के हिसाब से भी देखेंगे और अभी के कॉन्टेक्स्ट में जो डायरेक्टली पूछ रहे हैं how many of the options are correct. Earlier it was asked which of the following is correct. Only one, only two, one and two, and all of the above, none of the above, etc. ठीक है, ये पहले वाला पैटर्न था। इसमें भी none of the above एक ऑप्शन है। अभी आजकल क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ दिस ऑप्शंस आर करेक्ट, इनमें से कितने ऑप्शंस करेक्ट है ये डायरेक्टली पूछ रहे हैं। तो उसी हिसाब से देखते हैं अभी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, मेकिंग द जमींदार पोजिशन स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द रैयत। रैयत मीन्स कल्टिवेटर, नॉर्मली हम्बल या पुअर कल्टिवेटर को रैयत कहा जाता था, एंड दैट्स व्हाई वी हैव रैयत वारी सिस्टम आल्सो व्हिच केम लेटर, वो बात अलग है। नाउ कल्टिवेटर एंड जमींदार के रिलेशन को देखते हैं तो मोर एंड लेस परमानेंट सेटलमेंट हमने पढ़ा होता है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, एंड उसके फीचर्स भी हमें पता होते हैं। एंड नॉर्मली वी नो दैट डेफिनेटली अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द जमींदार वाज मेड स्ट्रॉन्गर। पहली बात तो जमींदार ये कंसेप्ट ही परमानेंट सेटलमेंट में लाया गया था इन ए मॉडर्न सेंस, और उसके बाद जमींदार की पोजीशन, जो जमींदार है वो स्ट्रॉन्ग बनाया गया था उसको। व्हाई? ही वाज गिवन द ओनरशिप राइट्स, लैंड के ओनरशिप राइट्स जमींदार को दिए गए थे। नॉट ओनली दिस ओनरशिप राइट्स वर गिवन टू द जमींदार बट दे वर आल्सो मेड हेरिडेटरी। वो राइट्स को सिर्फ दिया नहीं गया था ओनरशिप राइट्स को जमींदार को, बट वो राइट्स क्या थे कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे दिए गए थे, परमानेंट बेसिस पे दिए गए थे, मतलब वो अपने फ्यूचर जनरेशन को वो राइट्स पास कर सकता है। ही कैन गिव द ओनरशिप टू हिज ओन सक्सेसर्स और हायर्स, दैट इज कॉल्ड हेरिडेटरी बेसिस। अभी पॉइंट तो डेफिनेटली है कि जमींदार की पोजीशन स्ट्रांग हो गई है, बट किसके कॉन्टेक्स्ट में, क्या रैयत या पीजेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो पोजीशन स्ट्रांग हो गई है? यस, पीजेंट या रैयत के कॉन्टेक्स्ट में भी पोजीशन स्ट्रांग है। व्हाई? बिकॉज ब्रिटिश बेसिकली उन्होंने जमींदार को जो लैंड ओनरशिप दी है वो किस तरह से दी है या किस तहत दी है? उन्होंने अपनी जेब से तो कोई लैंड दिया नहीं ना, या अपने कंट्रोल में जो लैंड था वो तो कोई दिया नहीं है। उन्होंने पीजेंट्स या कल्टिवेटर से लैंड ओनरशिप छीन ली थी, एंड देन द जमींदार वाज मेड द ओनरशिप ऑफ द लैंड। क्योंकि जमींदार को इतनी पावर दी गई थी कि जमींदार खुद जो आपके रैयत है, कल्टिवेटर है, उनके लैंड राइट्स छीन सकता है। तो इसकी वजह से कह के डेफिनेटली जमींदार की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो गई रैयत के हिसाब से। तो फैक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट क्या इज दैट स्टेटमेंट द रीजन एज टू व्हाई देयर वाज इंक्रीज इन लिटिगेशन? क्या इस ऑप्शन की वजह से या इस स्टेटमेंट की वजह से वहां पे लिटिगेशन में इंक्रीज हुआ था? थोड़ा अगर देखते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए एक चीज, अभी जमींदार की पोजीशन कल्टिवेटर या जो हम्बल पीजेंट है उसके कंपैरिजन में स्ट्रांग हो गई, करेक्ट? बट कॉर्नवालिस इज आल्सो नोन फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स। एक चीज ध्यान में रखनी है, कॉर्नवालिस इज नोन फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स, एंड दैट्स व्हाई द कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ लॉ, ठीक है, जो आज हमारा आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो कंसेप्ट मॉडर्न इंडिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया मेडिवल की बात नहीं कर रहा हूँ। मॉडर्न इंडिया में अगर पहली बार ब्रिटिश रूल शुरू होने के बाद पहली बार अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ किसी ने लाया था एज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स, तो वो कॉर्नवालिस लेके आए थे। अगर कॉर्नवालिस जुडिशियल रिफॉर्म्स की वजह से अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ लाते हैं तो हो सकता है
कि रैयत भले ही आपकी पुअर हो, हम्बल हो या सप्रेस हो, लेकिन ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम के अंडर इक्वलिटी ऑफ लॉ जमींदार के कंपैरिजन में या जमींदार के खिलाफ रैयत को आवाज उठाने का मौका मिल सकता है, या जमींदार को कोर्ट में रैयत लेके जा सकती है। अगर इस एंगल से ध्यान में लेंगे या इस एंगल से सोचेंगे तो यह स्टेटमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। बट प्रैक्टिकली यह स्टेटमेंट सही नहीं है। व्हाई? बिकॉज इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाज ब्रॉट बट दैट वाज मोर एंड लेस ऑन पेपर। इक्वलिटी बिफोर लॉ कॉर्नवालिस लेके आए थे, बट वो मोर एंड लेस पेपर पे था, वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे, ठीक है। क्योंकि कॉर्नवालिस खुद एक रेसिस्ट माने जाते हैं। वो अपने ब्रिटिश सिटीजन तो नोबलिटी में आते नहीं है, जो कॉमन ब्रिटिश सिटीजन है उनसे बात नहीं करते थे, क्योंकि कॉर्नवालिस खुद नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। ही बिलोंग टू द नोबिलिटी, तो एक एलिट क्लास होता है, उससे वो बिलोंग करते थे। तो अपने कॉमन ब्रिटिश सिटीजन्स के साथ वो ज्यादा बात नहीं करते थे, और इंडियंस के खिलाफ तो वो हाईली रेसिस्ट थे, ये हमें पता है कॉर्नवालिस के मामले में। तो कॉर्नवालिस भले ही आपकी इक्वलिटी बिफोर लॉ लाए थे, बट प्रैक्टिकली जुडिशियल रिफॉर्म्स में वो इक्वलिटी बिफोर लॉ मोर एंड लेस इट वाज ऑन पेपर, कागज पे ज्यादा थी, आपका स्पिरिट में नहीं थी। इट वाज मोर इन बेसिकली स्पिरिट, इट वाज नॉट इन लेटर, इट वाज प्रैक्टिकली नॉट ब्रॉट इनटू द पिक्चर, इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। और उसकी वजह से क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ लाई नहीं गई थी। और अगर मान लीजिए ला भी गई, क्या पीजेंट या कल्टीवेटर के पास इतना पैसा है कि वो जमींदार को कोर्ट में लेके जाएंगे? ठीक है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि इक्वलिटी बिफोर लॉ लाई गई है, बट क्या हम्बल रैयत के पास इतना पैसा है कि वो जमींदार को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोर्ट में लेके जाएगी? पॉसिबली नहीं है, ठीक है। तो दिस प्रोविजन वाज गोइंग टू रिमेन ऑन पेपर और ऑन लेटर, नॉट इन स्पिरिट। एक्चुअली वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, एंड दैट्स व्हाई देयर कैन नॉट बी अ केस कि इस वजह से बेसिकली कहीं ना कहीं लिटिगेशन इंक्रीज हुआ, ये ध्यान में रखना है। तो ये सारी इंटरकनेक्शंस हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरा, मेकिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी एन ओवरलॉर्ड ऑफ द जमींदार। दूसरा ऑप्शन क्या बता रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार का जमींदार बन गई थी एज अ पार्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द ओवरलॉर्ड ऑफ द जमींदार एज अ पार्ट ऑफ permanent settlement. Yes, this fact is also correct. Why? Because even though zamindar was given the ownership rights, his position increased or became stronger compared to the rayat or a peasant. But जमींदार को जो ओनरशिप राइट्स दिए गए थे वो आपके कंडीशनल राइट्स थे, कंडीशनल ओनरशिप राइट्स। Why? Because there was a clause known as sunset clause. ठीक है, इसी परमानेंट सेटलमेंट में एक क्लॉज था जिसका नाम था सनसेट क्लॉज, एंड अंडर द सनसेट क्लॉज व्हाट वाज द केस? जब तक जमींदार लैंड रेवेन्यू पे करते रहेगा, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, तब तक वो लैंड जो है या उसकी जो लैंड ओनरशिप है वो जमींदार की रहेगी। और सनसेट क्लॉज उसका नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि उसमें बताया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नॉर्मली जो फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था, उस समय वो फाइनेंशियल ईयर आज के कैलेंडर ईयर की तरह ही था, मतलब जनवरी टू दिसंबर। तो मतलब जो आपका दिसंबर रहेगा, दिसंबर का लास्ट वीक, उस दिसंबर के लास्ट वीक में उसका जो ईयर एंड होने से पहले वर्किंग डे रहेगा, चाहे वो 29 दिसंबर भी हो सकता है, 30 दिसंबर भी हो सकता है, या 31 दिसंबर भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट वर्किंग डे रहेगा, उस डे का सनसेट होने से पहले ब्रिटिश ट्रेजरी में जमींदार को वो लैंड रेवेन्यू डिपॉजिट करना जरूरी था। अगर वो कर पाते हैं तो वो उनकी जो लैंड ओनरशिप है वो आगे चलेगी। अगर वो फेल होते हैं लैंड रेवेन्यू डिपॉजिट करने में, तो सनसेट क्लॉज के तहत, अंडर द सनसेट क्लॉज, द लैंड ओनरशिप कुड बी स्नैच और लैंड कुड बी कॉन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्लियर था, इसलिए मैंने क्या बताया कि जमींदार को ओनरशिप दी गई थी लेकिन वो कंडीशनल ओनरशिप थी, और इस वजह से EIC was somewhere the overlord of the जमींदार, वो जमींदारों का जमींदार था। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। सो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है एज अ फैक्ट वो करेक्ट है। तो इससे भी एक संभावना हो सकती है कि अगर जमींदार की लैंड छीन ली तो जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जा सकता है कोर्ट में, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ है। कल्टीवेटर्स तो पुअर थे, वो तो जमींदार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, ठीक है। और कल्टीवेटर और जमींदार की जो रिलेशन है या उनकी जो रिलेशनशिप है, उसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, it is not only about the economic or a financial relationship, it is all about the social relation also.
उस समय वो सिर्फ इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रिलेशनशिप मायने नहीं रखती थी, सोशल रिलेशन भी मायने रखता था। जमींदार सिर्फ पैसे वाले नहीं थे, दे वर ऑल्सो बिलोंगिंग टू अपर क्लास और अपर कास्ट। एंड जो कल्टिवेटर जो थे, हम्बल पुअर कल्टिवेटर, वो सिर्फ पुअर नहीं थे, वो साथ साथ मोर एंड लेस दे यूज्ड टू बिलोंग टू द लोअर कास्ट। तो ये क्लास एंड कास्ट डिवाइड जो था, जो इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर का फीचर थ्रू द एजेस था, हिस्ट्री थ्रू द हिस्ट्री था, वो भी यहाँ पे इस रिलेशनशिप में मायने रखता था। किसके? कल्टिवेटर एंड जमींदार, ये वाले में। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई सोशल रिलेशन मायने रखने वाला नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लाइक अ कंप्लीटली फॉरेन एंड एलियन कंपनी। कंपनी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स लेंगे, चाहे वो गवर्नर जनरल से लेके आप कोई भी ले लो, वो भी एक तरीके से उनकी नेशनलिटी अलग थी। उनकी रेशियल सुपीरियरिटी, कॉर्नवालिस खुद हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितने रेशियल थे, तो रेशियल पर्सपेक्टिव से वो भी अलग थे। तो सोशली ऑब्वियसली जमींदार के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा रेशियली, बट फाइनेंशियली अगर बात करेंगे तो जमींदार पावरफुल थे, दे हैड रिसोर्सेस, उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेसिकली आराम से कोर्ट में लेके जा सकते थे। तो क्या उसकी वजह से ये कोर्ट केसेस बढ़ गए थे? तो शायद हो सकता है कि हम उस ऑप्शन को करेक्ट मार सकते हैं, बी को करेक्ट हम कर सकते हैं, फिर भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जमींदार के पास पैसा है और सनसेट क्लॉज के अंडर उसकी जमीन ओनरशिप राइट्स को छीन लिया गया, अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोर्ट में लेके जाके स्यू करता भी है, फिर भी पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो क्या है, वो केस जीत नहीं पाएगा, बिकॉज देयर वाज अ क्लियर कट सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज क्लियरली बताया गया था कि किस क्लॉज के अंडर एंड अंडर विच कंडीशन वी आर गोइंग टू स्नैच योर लैंड, और उसके अलावा उसकी लैंड छीनी जा नहीं रही थी, तो अपने आप वो कोर्ट में जाएगा तो भी केस हार जाएगा, क्योंकि वो लैंड रेवेन्यू दे नहीं पाया है, तो अपने आप वो केस टिकेगा ही नहीं। और दूसरी बात, फिर भी अगर मान लीजिए केस खींच भी लिया, फिर भी एक चीज ध्यान में रखनी है, अभी अभी मैंने क्या बताया कि कॉर्नवालिस ने जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए थे। जो रिफॉर्म्स कॉर्नवालिस लेके आए थे एज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स, पहले ही मैंने बताया कॉर्नवालिस हाईली रेसिस्ट थे, और उसकी वजह से चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो यानी प्रशासन हो या जुडिशरी हो या न्याय व्यवस्था हो, कॉर्नवालिस ने इंडियंस को हायर लेवल पे कभी भी रिक्रूट नहीं किया था। डिस्ट्रिक्ट एंड उसके अबाव में सारे यूरोपियंस हुआ करते थे, ओनली एट अ लोअर लेवल इंडियंस वर देयर, जो चीज फिर लॉर्ड मैकॉले ने आगे भी वही किया था बाय इंट्रोड्यूसिंग द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अगर खास करके डिस्ट्रिक्ट एंड अबाव लेवल पे सारे यूरोपियंस है, तो क्या उस जमींदार को जिसके पास पैसा है, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कोर्ट में खींचा है, क्या वो यूरोपियन जज जमींदार को जस्टिस देगा? एक इंडियन जमींदार को उससे जस्टिस मिलने की संभावना है उस न्याय व्यवस्था से? पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा जस्टिस बायस रहेगा। इफ देयर इज अ ईस्ट इंडिया कंपनी, इट विल ऑलवेज बी इन फेवर ऑफ EIC। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन ही जमींदार के कंपैरिजन में स्ट्रांग रहेगी। जमींदार कभी ईस्ट इंडिया के कंपनी के कंपैरिजन में स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, ये चीज भी ध्यान में रखनी है। ओके, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट। तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है हमको कि किस तरीके से बेसिकली हमें आंसर की तरफ आना है। ऑफ कोर्स जो एग्जाम प्रेशर में हाफ अ मिनट के अंदर जो आपको आंसर मार्क करना है, उसके लिए जो प्रैक्टिस लगती है, उसके लिए जो मल्टी डायमेंशनल रिव्यू लगता है, 360 डिग्री रिव्यू लगता है, वो सारा प्रिपरेशन के थ्रू एंड मल्टीपल रिवीजन के थ्रू ही आ सकता है। क्योंकि पहले, इससे पहले मैं भी बता चुका हूँ, हिस्ट्री में कभी भी फैक्ट वगैरह रटने की कोशिश मत करना। हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल और एनालिटिकल है, खास करके UPSC के लिए। स्टेट PCS के लिए थोड़ी बात अलग है। देयर इज अ स्कोप टू मास्टर द हिस्ट्री। फैक्ट को बस बीच में फिलअप करते जाना है। हम सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं और उसी चक्कर में हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। और हिस्ट्री अगर पकड़ है, हिस्ट्री के ऊपर पकड़ है, कमांड है, तो बाकी सब्जेक्ट के ऊपर अपने आप कमांड आएगी। और हिस्ट्री में थोड़ा सा वीकनेस आता है तो उसका असर कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, क्योंकि UPSC का जितना भी सारा सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट्स और उस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स है, सारे इंटरकनेक्टेड है। तो उसी वजह से क्या है कि हिस्ट्री के ऊपर हमारी मल्टीपल प्रैक्टिस एंड रिवीजन के थ्रू कमांड आनी ही चाहिए, और इस तरीके से वो डेफिनेटली आएगी, ताकि जब एक्चुअली एग्जाम प्रेशर में आप जाओगे तो हाफ अ मिनट के अंदर आप करेक्ट ऑप्शन मार्क करोगे, मतलब करोगे। क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ द एस्पिरेंट्स हर साल करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? डेफिनेटली करोगे। अभी आइए तीसरे ऑप्शन के ऊपर, मेकिंग द जुडिशियल सिस्टम मोर इफिशिएंट। अभी क्या कोर्ट केसेस अगर बढ़ गए तो इस वजह से बढ़ गए कि जुडिशियल सिस्टम इफिशिएंट हो गई, इसलिए? पॉसिबल नहीं है। जितने कोर्ट केसेस बढ़ते जाएंगे उतनी पेंडेंसी ऑफ द केसेस जो आज भी हम देखते हैं वो बढ़ती जाती है। कोर्ट में केस चला गया तो कितने साल खींचता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और उसका स्टार्ट हमेशा मोर एंड लेस आपका ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम से ही हुआ है। क्योंकि आज भी हमारी जुडिशरी मोर एंड लेस कॉर्नवालिस ने जो जुडिशरी लाया था उसी जुडिशरी को आज भी लगभग कैरी किया गया है विद सम मॉडिफिकेशंस।
तो pendency of the court cases was going to increase and that was going to affect the efficiency of the judicial system. जितने केसेस बढ़ेंगे उतनी इफिशियंसी डाउन होगी. There is an inverse relationship between efficiency of the judicial system as well as the so-called increased litigation. तो लिटिगेशन की वजह से जुडिशियल सिस्टम इफिशिएंट नहीं होने वाली थी. ये मान सकते हैं कि जुडिशियल सिस्टम इफिशिएंट है या एक फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक जुडिशियल सिस्टम लाई गई है तो शायद लोग विश्वास करके उसमें जाए. पर मैंने पहले बताया कोर्ट में जाने के लिए पैसा लगता है. तो इनिशियली भी कौन जाएगा? जिसके पास पैसा है. एक माइनस्क्यूल परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कैन गो टू द कोर्ट. सभी जा नहीं सकते. इसलिए जुडिशियल सिस्टम आपकी क्या है, जितने केसेस बढ़ते जाएंगे उतनी वो लेस इफिशिएंट होने वाली है. तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं है. ये तीनों नहीं है. तो आंसर वाज डी, नन ऑफ द अबव. एबीसी में से कोई नहीं था. तो ऑब्वियसली फिर आंसर है क्या? इस वजह से ये कोर्ट केसेस बढ़े थे. आंसर इज एबॉलिशन ऑफ द माल अदालत बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. क्योंकि उसने जो सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए थे तो कॉर्नवालिस से पहले क्या है, जब खास करके वॉरेन हेस्टिंग्स थे तो उन्होंने रेवेन्यू कोर्ट या माल अदालत सेपरेटली रखे थे. और जो सिर्फ रेवेन्यू रिलेटेड केसेस है या टैक्सेशन रिलेटेड केसेस है वो सिर्फ और सिर्फ उस रेवेन्यू कोर्ट में आते थे या माल अदालत में आते थे. माल इन द सेंस आपका मनी. माल ये कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं खास करके आपके नॉर्थ इंडिया में. तो उसकी वजह से क्या है कि वो माल अदालत जो है या रेवेन्यू कोर्ट जो सेपरेट थी वो पैरेलल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. और वो जो सारे पेंडिंग रेवेन्यू केसेस थे उसको कॉर्नवालिस सिविल कोर्ट में लेके आए थे. क्योंकि जो कॉर्नवालिस जो जुडिशरी लाए थे वो क्या थी आपकी सिविल एंड क्रिमिनल. ये दो बेंचेस सेपरेटली लाए गए थे. तो उसकी वजह से हुआ ये था कि सारे के सारे रेवेन्यू केसेस जो है, रेवेन्यू केसेस ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ सिविल एस्पेक्ट, ये सिविल मैटर. तो सारे के सारे सिविल कोर्ट में इनको लाया गया था. और इसी वजह से बेसिकली आपको दिखता है कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस इंक्रीज होना शुरू हो गया, लिटिगेशन इंक्रीज होना शुरू हो गया था. तो ये रियल आंसर है. और रियल आंसर की तरफ हम लास्ट में आए हैं, लेकिन पहले तीनों ऑप्शंस गलत क्यों थे ये इस सारे एंगल को कंसिडर करते हुए हमें ध्यान में रखना है. ठीक है. और लास्ट में और एक चीज को क्या ध्यान में रखना है, अगर सपोज यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया आज के कॉन्टेक्स्ट में जो यूपीएससी का पैटर्न है, इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर से आंसर डी ही रहेगा. क्योंकि एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. और एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि आजकल जो पैटर्न है उसमें यूपीएससी स्पेसिफिकली चाहती है कि अगर आपको पता है तो ये मार्क करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए. ठीक है. तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल गेस एंड लॉजिकल आपका जो एनालिटिकल एस्पेक्ट है इनके लिए कोई स्कोप नहीं है आजकल के पैटर्न में, पिछले 2 साल से जो आ रहा है. लेकिन ये आप कब कर पाओगे, उसको छोड़ोगे या मार्क करोगे? अगर आपको पता है कि आंसर डी है तो मार्क कब करोगे? जब तीनों स्टेटमेंट क्यों गलत है अगर आपको पता है तभी आप मार्क कर पाओगे. तो पैटर्न यूपीएससी का कोई भी रहे, प्रिपरेशन आपका सेम वे में जाएगा जैसे हमें करना है, जैसे हमने डिस्कस किया है. तो यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था आप लोगों को. तो इसी तरीके से हमारा डिस्कशन चलते रहेगा. बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, लगभग 100 के आसपास मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस है जो 2011 से पूछे गए हैं 2023 तक. तो आज एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है. वन बाय वन वी विल कंटिन्यू टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. So still stay tuned to the Core IAS. Thank you very much.